गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं बदले बदले से क्यों लग रहा हूँ? शेविंग करा ली मैंने। जैसे एक मिनट रुकिएगा। आपकी जो लास्ट क्लास है वो मेरे ख्याल से आज क्या है, 17 16 का संडे था। 16 का, आज 17 है ना, 16 का संडे, 15 का सैटरडे, 14 का फ्राइडे। 14 को हुई थी आपकी क्लास, दोपहर 12 बजे हुई थी ना 14 को। 14 को 2 बजे आपकी क्लास क्या पढ़ रहे थे हम उसमें? करंट अफेयर्स आपको कराया था मैंने बीपीएससी के लिए, ठीक है। और उससे पहले, करंट अफेयर्स से पहले आपका 13 तारीख को मैं लीव पे था, और 14 तारीख को आपका मैंने क्या कराया था, मध्यकालीन भारत कराया था, जिसमें हमें मुगल पीरियड के बारे में मैंने आपको बता दिया। सुलेमान खां, अहंकारी शासक, दाऊद खां, कसरानी तक आपको करा दिया था। ओके ओके, चलो। आपकी तो मेरे ख्याल से दोबारा से क्या कहते हैं, एक्सटेंड कर दी गई है ना एग्जाम डेट। ये देखने में आया आपकी एग्जाम डेट दोबारा से एक्सटेंड कर दी गई है, मैं कल देख रहा था। नहीं नहीं, हाँ हाँ, तो फिर वो किसी और की मैंने न्यूज़ देखी होगी। ओके, चलो खैर कोई नहीं। तो मैंने सुलेमान खां काकारानी तक था, और 1580 में, ठीक है, 1574 में। और तो यहाँ पर मैं मध्यकालीन, इसमें मैंने आपको लिखवाया था कि भाई आपका, जैसे एक मिनट पेन सिलेक्ट कर लो कलर, कि 1576 ये लास्ट था, 1576 ईस्वी में, ठीक है, अकबर द्वारा, अकबर द्वारा पटना पर, पटना पर अधिकार स्थापित, स्थापित कर लिया गया
था। अकबर द्वारा पटना पर अधिकार स्थापित कर लिया गया था। और सन 1580 में, ठीक है, सन 1580 में बिहार, क्योंकि उस समय राज्य तो होता नहीं था, ठीक है, बिहार को मुगल साम्राज्य का, ठीक है, मुगल साम्राज्य, साम्राज्य गलत लिख रहा हूं, मुगल साम्राज्य, अच्छा, दो साम्राज्य, मुगल साम्राज्य का एक प्रांत, क्योंकि उस समय राज्य नहीं होते थे, प्रांत होता था, जिसे हम सूबा बोलते थे, प्रांत घोषित, प्रांत घोषित किया गया था, किया गया था, ठीक है। मेरा लास्ट क्लास देखिए, अभी पहले हम इसको पढ़ते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चंस देखेंगे आपके। फर्स्ट स्लाइड है, हाँ जी, आज की फर्स्ट स्लाइड है। लास्ट क्लास कब होगा? देखिए, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है उसमें ना समय के अनुसार क्लासेस नहीं हो पाती, मतलब थोड़ा एक्सप्लेनेटरी मैटर ज्यादा रहता है जनरल नॉलेज में समझाने का, तो उसमें समझाते हुए हमें चलना होता है, ठीक है। और तो यह है कि 20 अगस्त से पहले आपका 15 अगस्त तक आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी और बिहार के करंट अफेयर्स वो करा दूंगा। नेशनल करंट अफेयर्स आपको आधा करा दिया लास्ट क्लास में, बिहार का करंट अफेयर्स भी आपको मैं करा चुका हूँ, तब तक जो आपका नेशनल और बिहार का करंट अफेयर्स है वो आपका करा दूंगा, ठीक है। जिनका ये फर्स्ट क्लास है उनको ये मैं बता दूं, ये क्लास हमारी जून के महीने से शुरू हुई थी, तो इसमें क्लास 1 2 3, आज 20वीं क्लास है। वैसे इस बैच के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 29 जुलाई लास्ट क्लास है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। मेरी फर्स्ट क्लास नहीं आ रही, सारे मेरे नोट्स ओके रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ लगे हुए हैं, सभी मेरे नोट्स ओके उसके साथ लगे हुए हैं, क्या कहते हैं, रिकॉर्डेड क्लास के साथ। नहीं, मेरी सारी रिकॉर्डेड क्लास पूरी हैं। अगर कोई नहीं है तो आप मेरे को तारीख के हिसाब से बता दीजिएगा, तारीख के हिसाब से बता दीजिएगा। पीडीएफ लाइव क्लासेस में मिलती हैं, ओके, लाइव क्लासेस में, बाकी आपकी रिकॉर्डेड लेक्चर के साथ अटैच मिलेंगी। अशोक का टाइम पीरियड मेधावी 269 बीसी से 232 बीसी तक है। कई जगह वो आपको 273 दिखेगा, लेकिन असल में बात यह है कि उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ था अशोक का अपने 99 भाइयों के साथ, क्योंकि बिंदुसार के 100 पुत्र थे, तो 4 साल उसका उसमें ये हुआ था, ठीक है। ठीक है, चले अब हम इस पे अपना पढ़ाई पे ध्यान दें। जी प्रदीप कुमार, मेरे को पता है वो बात, उसको भी करेंगे हम खुद, हमारे पास समय नहीं रहता है, नहीं तो आपको जरूर कराएंगे उसे। दिखेगा, दिखेगा सन 1702 में, सन 1702 में औरंगजेब द्वारा, औरंगजेब द्वारा अपने प्रिय पौत्र, अपने प्रिय पौत्र
अजीम अजीम को बिहार का सूबेदार, क्योंकि उस समय मुगल साम्राज्य में सूबा बोला जाता था प्रांत को, राज्य को, बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया नियुक्त किया गया था। उसने, अब यहां पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसने यानी अजीम ने, ठीक है, अजीम द्वारा अजीम द्वारा पटना को पटना को अजीम द्वारा पटना को अजीमाबाद अजीमाबाद का नया नाम, तो अगर देखा जाए तो पटना को अजीमाबाद का नया नाम दिया और उसका पुनर्निर्माण भी कराया, और उसका पुनर्निर्माण भी कराया। जी हाँ, बिल्कुल, पुनर्निर्माण भी करवाया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पटना का नाम अजीमाबाद किसने दिया था, तो वो औरंगजेब का पुत्र था जिसका नाम था अजीम। और इसे अमीजुम शान की उपाधि भी दी गई थी, ठीक है, अजीमुशान की उपाधि इसको दी गई थी। हाँ जी। फिर औरंगजेब की मृत्यु के बाद ना, जैसे मैंने आपको बताया था, औरंगजेब की मृत्यु के बाद ना आपका मुगल काल का पतन शुरू हो जाता है। सो 1711 में, ठीक है, 1711 में, और एक सबसे घृणित कायर मुगल बादशाह जो है वो आपका फारूक सियर को कहा जाता है। ये मोहम्मद शाह रंगीला से पहले आपका मुगल बादशाह था फारूक सियर। फारूक सियर बंगाल से बिहार चला गया, बंगाल से बिहार चला गया, और लिखेगा फारूक सियर फारूक सियर पहला मुगल सम्राट, अच्छा बैक, सॉरी सॉरी, मैं बहुत जल्दी बदल दिया मैंने, लिख लीजिए। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, मैं बहुत तेजी के साथ बदल देता हूँ। बस इसके बाद, आज के बाद फिर हम मॉडर्न हिस्ट्री कल से पढ़ेंगे। अब ये जो कल से हमारा जो अध्याय शुरू होगा ना मध्यकालीन भारत के बाद मॉडर्न हिस्ट्री का, ये बिहार का सबसे ज्यादा क्या कहते हैं महत्वपूर्ण रहने वाला, आपकी परीक्षा के संदर्भ में देखा जाए तो। लिखिएगा, देखो, आपको पुरानी क्लास का अगर ध्यान हो, पुरानी क्लास में देखो मैंने 1526 से 1707 तक मुगल साम्राज्य का उत्थान दिखाया था, यानी आपका डेवलपमेंट दिखाया था मुगल एम्पायर का, ठीक है, कि जिसमें शासक हुए, जिसमें पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, और फिर औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु के बाद, ये थोड़ा सा हैंड राइटिंग अच्छी नहीं आ रही थी इस वजह से डिलीट करा, ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद ना उसका बेटा बनता है 1707 से 1711 तक, जिसका नाम होता है
जिसका नाम होता है प्रिंस मुअज्जम, उसे शाहे बेखबर के नाम से बुलाते हैं, लंपट राजा के नाम से। खैर ये नेशनल जीके में आपको जो भी आपको एसएसटी के टीचर पढ़ाते हैं वो आपको कराएंगे। मेरा तो यहाँ केवल संबंध बिहार से रिलेटेड है। तो सन 1711 में, ओके, सन 1711 ईस्वी में, जब फारुखसियर जो था वो औरंगजेब के दूसरा जो बेटा था, ठीक है, उसका बेटा था, ठीक है, फारुखसियर। तो फारुखसियर बंगाल से, क्योंकि अब उत्तरा मुगल साम्राज्य का जो गिरा है वो इसी वजह से कि पारिवारिक कलह के बीच से, ओके, बंगाल से बिहार चला गया और बंगाल से बिहार चला आया, ठीक है, चला आया, क्योंकि उसे अपना पावर सेंटर है। फिर यहाँ पे लिखेगा, इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है, ये थोड़ा नए तरीके से लिख रहा था, इंपॉर्टेंट, कि जो फारुखसियर, और पिछली बार मैं आपका टेस्ट नहीं ले पाया था, अब कल आपका टेस्ट होगा, ठीक है, कल आपका टेस्ट होगा, कुछ हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, सारे भी मेरे तैयार हो गए हैं हिंदी इंग्लिश में। फारुखसियर प्रथम मुगल सम्राट, ठीक है, फारुखसियर प्रथम मुगल सम्राट था, जिसका जिसका राज्याभिषेक, राज्याभिषेक यानी उसका कॉनोरेशन, यानी राज्य की गद्दी पे बैठने की जो एक परंपरा होती है, जिसका राज्य, अरे ये सा क्यों लिख रहा हूँ बार बार मैं, जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था, ठीक है, पटना में हुआ था 1713 में। और इसका अगर शासनकाल देखा जाए तो 1713 से 1719। इसको जो गद्दी पे बैठाया था वो सैयद बंधुओं ने बैठाया था, ठीक है, किसने बैठाया था, सैयद बंधुओं ने इसे गद्दी पे बैठाया था। फिर अगला पॉइंट इसमें लिख लीजिएगा, अरे करंट अफेयर्स की है, लास्ट क्लास तो करंट अफेयर्स की थी, ठीक है। हम्म, लास्ट क्लास थी करंट अफेयर्स की, कराई थी सिमरन प्रिया। देखिए आपके पास एक और है, अगर आपको फैकल्टी चेंज करवानी है तो चेंज करवा लीजिए, अगर मेरा पढ़ाया समझ नहीं आता है, ठीक है। करंट अफेयर्स हर फ्राइडे को होता है। आप में से जो नए स्टूडेंट हैं, ठीक है, ये इसका टोटल इसका शासन काल है कि कब से कब तक है। बाकी आप फैकल्टी चेंज कराना चाहते हैं तो आपको मैं बता रहा हूँ, support@अड्डा 24/7 पर आप मेल कर दीजिए, और आप ठीक है, अगर नहीं समझ आता बुक से तो आप पढ़ सकते हो, जी हाँ बिल्कुल, मैं कौन सा, मैं भी तो आपसे आपको बुक से ही पढ़, बुक से ही सब सीखते हैं, तो आपका सही है, ठीक है। कमेंट ऑफ करने का क्या नहीं, बच्चों को बोलने का अधिकार है, ऐसी बात नहीं है। तो लिखेगा सन 1733 में, ठीक है, सन 1733 ईस्वी तक, हम्म, फारूक सियर के बारे में क्या बोला था मैंने, फारूक सियर को ना सबसे घृणित कायर शासक बोला जाता था, ठीक है, क्योंकि इसने ना पैसे दे के आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का अधिकार दे दिया था। तो ये एक्चुअली समझ ना आने का कारण एक सबसे है, क्योंकि ये यहाँ पर ना मैं ना बात नेशनल जीके की कर देता हूँ। अब मेरा जो मेन मुद्दा है, लक्ष्य उद्देश्य है, वो बिहार की जीके तक है, तो इस वजह से कई बार आपको उसको समझने में ना कुछ दिक्कत हो जाती है। समझ सकता हूँ मैं आपकी बात। तो 1733 तक नवाब द्वारा बंगाल के नवाब द्वारा सन 1733 में बंगाल का जो नवाब था वो था आपका, बंगाल को जिसने एक स्वतंत्र प्रांत घोषित किया था। अब देखो फिर
गड़बड़ नहीं समझ आएगा। मोहम्मद शाह रंगीला जो है ना, मोहम्मद शाह रंगीला नाम सुना है आपने? उसका नाम था अली गौहर था, या रोशन रोशन अख्तर। मोहम्मद शाह एक रंगीला एक शासक था, रोशन अख्तर नाम था उसका। और उसका जो शासन रहा है मोहम्मद शाह रंगीला का, 1719 से लेके 1748 तक रहा है। 1719 से लेके 1748, 1730 मैंने, 1719 से लेकर 1748। ओके। ओके। हाँ, तो ध्यान रखिएगा, मोहम्मद शाह रंगीला एक भोग विलासी वाला शासक था, मतलब अय्याश था। तो जब आपका केंद्र कमजोर हो तो उससे जुड़ी हुई जो संस्थाएं हैं वो अलग होने लगती हैं। तो जब हम आधुनिक काल पढ़ते हैं या मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं नेशनल जी, ठीक है, तो उसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? उसमें हम पढ़ते हैं कि भारत में यूरोपीय लोगों का आगमन, फिर अंग्रेजों ने भारत में कैसे सत्ता स्थापित करी। उसी में एक चैप्टर होता है मुगल साम्राज्य का पतन और नए राज्य का उदय। तो 1719 से 1748 तक जब आपका मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह होता था, ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह होता था, तो क्या होता था आपका, तीन नए रियासतें बनी। मतलब उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया, क्योंकि उन्हें पता लग गया कि ये जो सेंटर में बैठा हुआ जो राजा है उसके बस की कुछ नहीं है। हैदराबाद, बंगाल और अवध। अवध की स्थापना करी थी सद्दात खान ने। हैदराबाद जो है उसकी स्थापना करी थी आपकी निजाम उल मुल्क, जिसे किलिच खां भी बोलते हैं। और बंगाल की स्थापना करी थी किसने? मुर्शिद कुली खान ने। तो 1733 तक बंगाल का जो नवाब था मुर्शिद कुली खां, बंगाल का जो नवाब था मुर्शिद कुली खां ने बिहार और उड़ीसा को, बिहार और उड़ीसा पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। ठीक है, तो 1733 तक, रुक जाइए, हाँ, 1733 तक बंगाल के नवाब जो था उसने बिहार और उड़ीसा पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। बिल्कुल, मुर्शिद कुली खां जो है, ये यहाँ पर अगर आप पूछा जाए कि बंगाल का नवाब कौन था, तो बंगाल का नवाब था मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां। आपका वेस्ट बंगाल में एक जगह भी है मुर्शिदाबाद, अगर आप लोगों ने सुना हो, तो ये उसी की बसाई हुई है। और वो बंगाल की उस समय राजधानी होती थी, कलकत्ता नहीं होती थी। ओके। हाँ जी, मेरे फादर एडमिट है हॉस्पिटल में, इस वजह से थोड़ा सा मैं मानसिक तौर पे विचलित हूँ। खैर कोई बात नहीं, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ये होता रहता है, ये सभी के जीवन में होता है। तो ये चीज आप लोगों ने लिख ली होगी। अच्छा, अब मुर्शिद कुली खां का नवासा जो था, जिसका नाम था सिराजुद्दौला, उसका युद्ध होता है अंग्रेजों के साथ। ठीक है, तो यहां पर आप लिखेगा पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध यानी बैटल ऑफ पलासी। पलासी का युद्ध, बैटल ऑफ पलासी, ये हुआ है आपका 23 जून सन 1757 को। ये बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है, क्योंकि इसके बाद पूरे बंगाल पे, और उस समय का जो बंगाल था, हाँ, ओके, हम्म, वो जो क्या कहते हैं, उस समय का जो बंगाल था उसमें आज का बांग्लादेश, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और पूरा वेस्ट बंगाल, ये एक बहुत बड़ा सूबा होता था। तो इस, ये लिखेगा, इस युद्ध के उपरांत, धन्यवाद आप सभी के कथनों के लिए, इस युद्ध के उपरांत बिहार बोल लो या बंगाल बोल लो, क्योंकि जो बिहार था, क्योंकि नवाब ने मिला लिया था ना उसे बंगाल में। ठीक है,
तो बिहार पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी BEIC ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था, ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। तभी तो कहते हैं अंग्रेजों ने हम पे 200 साल तक राज करा। 100 साल तक तो पता ही नहीं लगा कि हम गुलाम हो चुके हैं। जब हमें पता लगा तो 1857 की क्रांति होती है, और फिर 90 साल जब हमें पता लग जाता है हम गुलाम हो जाते हैं, फिर 90 साल में हम आजाद हो जाते हैं। 1947 1857 से 1940। तो इस युद्ध के उपरांत बिहार पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था, कर लिया था। देखिए अभी तक जितना आपको पढ़ाया है, कल आपको कौन से ईयर में BPSC में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, अगर कल हमने उसके आंसर सही दिए तो हम सही ट्रैक पर चले, नहीं दिए गए तो नहीं किए गए। हाँ। नहीं, छोटा भाई है, ठीक है, छोटा भाई है पिताजी के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को भी तो पढ़ाना है, उसके पास अभी है, मैं शाम को चला जाऊंगा। तो ये आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बस बचता है, और लिख लीजिए। अभी हमें बिहार के राजवंशों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। बिहार के राजवंश, मेजर डायनेस्टी, जिसमें कर्नाट वंश आता है, वैनवार वंश आता है, चेरो वंश आता है, और भोजपुर के उज्जैनी शासक और नुहानी वंश आता है, ठीक है। नुहानी। हाँ, बिहार जो था, अरे 1912 में तो बिहार अलग हुआ है वेस्ट बंगाल से, ये तो आप सभी जानते हो। तो लिखेगा मेजर डायनेस्टीज, मेजर डायनेस्टी ऑफ, मेजर डायनेस्टी इन बिहार। इसे आप हिंदी में लिख सकते हो बिहार के प्रमुख राजवंश, बिहार के प्रमुख राजवंश। इसमें सबसे पहले आता है आपका बिहार के प्रमुख राजवंश में नंबर 1 पर मिथिला, मिथिला का कर्नाट वंश, मिथिला का कर्नाट वंश। तो जो मिथिला का कर्नाट वंश है, इसकी स्थापना, इसके जो संस्थापक हैं वो है, उनका नाम है नयन ज्ञान देव, ऐसे ही बोलेंगे, न्याय नान्य नान्य देव, नान्य देव। और इसकी स्थापना इन्होंने कहाँ करी थी, कब, कौन से सन में करी थी, 1097 ईस्वी में करी थी। कब करी थी, 1097 ईस्वी। ओके, चलिए इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। और ये जो था आपका पूर्णिया से चंपारण तक विस्तृत था, एक तरीके से देखा जाए तराई क्षेत्र में था, ठीक है। उसके बाद आपका जो आता है, उसके बाद आपका जो हो, गड़बड़ कर गया यार, एक सेकंड। उसके बाद आपका जो आता है वैनवार वंश, वैन वैनवार वंश। तो वैनवार वंश की जो स्थापना है वो 14वीं शताब्दी में हुई थी, ठीक है। और इसके जो संस्थापक, इसमें नया राजवंश हुआ था, लेकिन इसमें जो सबसे प्रमुख शासक है, ये आपकी इसकी स्थापना जो हुई है 14वीं सदी में हुई है। 14वीं सदी यानी सन 1300 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। इसका जो सबसे प्रमुख शासक है, ठीक है, इसका जो सबसे प्रमुख शासक जो माना जाता है वो है शिव सिंह, शिव सिंह, ये इनके प्रमुख शासक हैं। और ये जो है ना, इसको दरभंगा राजवंश भी इसे बोलते हैं, ठीक है, दरभंगा राजवंश भी इसे बोलते हैं।
इसके बाद इसमें आपका एक और आता है वंश, वो आता है आपका चेरो वंश। चेरो चेरो वंश। ठीक है, ये चेरो वंश है। 1305 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, बिहार पर अपना अधिकार स्थापित करा था, तो शाहबादा, तो जो राजपूत थे, बाकी सारे भोजराज शासक थे, उन्होंने चेरो राजा मुकंद के यहाँ पर उपाधि, सॉरी ये नहीं था, ओके वो तो पाल वंश का था, सॉरी सॉरी गलत बोल रहा था। देखो आपका ना एक समझिएगा बात। हम्म, शिव सिंह ही है बिल्कुल, शिव सिंह। एक ना मध्यकालीन भारत की जब हम शुरुआत करते हैं ना, शिव शिव शिव, एक एक चीज यहाँ पर समझिएगा, ये बनाइएगा मत, ये मैं तो केवल आपको समझाने के मात्र से ही आपको बता रहा हूँ। तो जो आपका मध्य आरंभिक मध्यकाल है ना, जब भारत पर अरब आक्रमण नहीं होता, तो भारत में ना त्रिकोणीय संघर्ष चलता था। इधर आपके गुज्जर प्रतिहार होते थे, इधर आपके पाल शासक होते थे, बीच में आपका राष्ट्रकूट होते थे, और ये इनके लिए लड़ाई करते थे। तो ये जो पाल वंश था ना, इसका एक शासक था धर्मपाल, जिसने विक्रमशिला स्थापना करी थी। तो पाल वंश का जब पतन हो जाता है, तो आपका ये जो आ, है आपका भागलपुर वाला, जो आपका अरवल वाला क्षेत्र है, यहाँ पर आपका एक राजवंश जन्म लेता है, जिसको चेरो वंश हम बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, चेरो वंश। ये मुजफ्फरपुर तक फिर फैल जाता है। ठीक है, चेरो वंश। इसकी स्थापना लिखेगा, इसकी स्थापना, ठीक है, पाल वंश, ये बंगाल का शासक था। पाल वंश के पतन के बाद हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना पाल वंश के पतन के बाद हुई थी। पहले अभी हम इन तीनों के बाद पढ़ते हैं, फिर इसके बाद हमें एक भोजपुर के उज्जैनी शासक के बारे में हमें पढ़ना है, और नूहानी वंश के बारे में पढ़ना है। ठीक, तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ते हैं, मिथिला का कर्नाट वंश के बारे में पढ़ते हैं। तो ये तो आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो सबसे पहले मिथिला का कर्नाट वंश। तो जो मिथिला का कर्नाट वंश है, जैसे कि आपको मैं पहले ही बता चुका कि भाई इसके संस्थापक जो थे, स्थापक, उनका नाम था ज्ञान देव, और उन्होंने इसकी स्थापना कब करी थी, 1097 ईस्वी में। ठीक है, 1097 ईस्वी में इस वंश की स्थापना करी थी। जो ज्ञान देव हैं, इन्होंने एक उपाधि ली थी अगर, और ये बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है कि कर्नाट कुलभूषण, ठीक है, कर्नाट कुलभूषण की उपाधि, ठीक है, कर्नाट कुलभूषण की उपाधि किस व्यक्ति ने ली थी, तो वो ज्ञान देव थे। इन्होंने एक उपाधि ली थी, कर्नाट कुलभूषण की उपाधि ली थी। इनका जो पुत्र था, ठीक है, इनका जो पुत्र था, उसका नाम था गंगदेव। ठीक है, उसका नाम क्या था, गंगदेव। इसने इसने ये एक योग्य प्रशासक था। योग्य प्रशासक यानी अच्छा
एडमिनिस्ट्रेटर था, योग्य प्रशासक। और इसकी जो राजधानी थी, इसकी जो राजधानी थी वो थी सिमरावगढ़। ठीक है, वो इसकी राजधानी क्या थी? सिमरावगढ़। ये सिमरावगढ़ इंडिया में है, बिहार में है? सुना है इसका नाम? सिमरावगढ़ इसकी राजधानी थी, जो नेपाल के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित था। ठीक है, सिमरावगढ़ इसकी राजधानी थी, और ये आपका किस में पड़ता है? नेपाल में। नूरजहां मैम इसने ली थी ना, यहाँ पर लिखा ना, इसने ही तो कर्नाट कुलभूषण की उपाधि ली थी। ये सिंपल लिखवा दिया। ठीक है, ठीक है। फिर 1208 में, सन 1208 में, जब बख्तियार खिलजी का अभियान था, या बख्तियार खिलजी का, बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाट वंश का शासक, कर्नाट वंश का शासक नरसिंह देव था। नर सिंह देव था। मैंने आपके पेपर में एक चीज देखी है, कि आपके पेपर में ना तथ्य यानी फैक्ट्स पर बेस बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। आपके, मैंने एक चीज है, यूपी की परीक्षा, यूपी पीसीएस और इनके पेपर में देख रहा था, क्योंकि यूपी पीसीएस के भी मैं बच्चे पढ़ाता हूँ। आप दोनों के ना लोक सेवा आयोग में ये है, जैसे यूपीएससी की परीक्षा देखो तो वहां पर कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। आपकी परीक्षा में ना कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं होते, आपकी पेपर में फैक्ट्स पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। फैक्ट्स आपको बहुत ज्यादा याद होने चाहिए, और वो फैक्ट, फैक्ट तो फैक्ट होता, तथ्य जरा सा भी हो। ठीक है, तो इस वजह से मैं आपको जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो करा रहा हूँ। बाकी ऐसा नहीं है कि मैंने 100% करा दिया। बाकी जो हम हमारा रह जाएगा, तो बीपीएससी में जो पुराने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये मैंने अभी 1992 से लेके उन 2023 तक के मेरे पास पेपर हैं, तो मैंने 2010 से लेके 2010 से लेके, ठीक है, 2013 तक, यानी पिछले 13 सालों के आपके जो अभी एशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन बिहार का इतिहास और मध्यकालीन बिहार का इतिहास, इसके क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं। जो रह गए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे कल। हाँ, क्या पूछ रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, बिहार के लिए है ये। इस पे मेरे बैच पे लिखा नहीं आता क्या बिहार जी के है ये? चलो, तो बख्तियार खिलजी, और ध्यान रखिएगा, बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण कब करा था? सन 1208 में। और इसने फिर उसको क्या कहते हैं, आपका नालंदा विश्वविद्यालय ना, उसको जला दिया था, नालंदा विश्वविद्यालय को। और बस आगे इसके बाद तो फिर दिल्ली सल्तनत का युग शुरू हो गया। इस वंश का अंतिम शासक लिख लीजिएगा। ठीक है, इस वंश का अंतिम शासक, इस वंश का अंतिम शासक जो था, उनका नाम था हरि सिंह। इस वंश का अंतिम शासक हरि सिंह था। और इनका वंश कब है? 1393 ईस्वी में ये वंश समाप्त हो गया था। यानी 1100 से लेके 393, लगभग 400 साल तक चला गया। ओके। हम्म
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैंने बात करी वैनवार वंश की। वैनवार वंश, वैनवार वंश जो है ये 14वीं शताब्दी में, ठीक है, 14वीं सदी में ये आपका वंश, ये है वंश अस्तित्व में आया था, में आया था। 14वीं सदी में यह वंश अस्तित्व में आया था। इसका जो सबसे प्रसिद्ध शासक है, ठीक है, जो मैंने आपको पहले लिखवाया, प्रमुख शासक या सबसे प्रसिद्ध शासक जो है वो कौन है? शिव सिंह। शिव सिंह सबसे प्रसिद्ध शासक है। ओके, फिर इसी में ही आगे चलकर, इसी में ही ये इसका सबसे प्रसिद्ध शासक है। इनके एक राज्य कवि होते थे विद्यापति। फिर इसी में ही आगे चलकर एक शासक होते हैं जिनका नाम होता है महेश ठाकुर। महेश ठाकुर, ठीक है, महेश ठाकुर इसी में ही होते हैं। और महेश ठाकुर जो है इस वंश को एक नया नाम देते हैं, वैनवार वंश को एक नया नाम देते हैं। वैनवार वंश को वो दरभंगा, ठीक है, वंश से भी जाने जाने लगा, दरभंगा वंश से भी जाने जाने लगा। और ये जो महेश ठाकुर है ये अकबर के बहुत अच्छे मित्र होते हैं, क्योंकि अकबर ना हिंदुओं के साथ बहुत मित्रता करता था, खासकर राजपूतों के साथ, क्योंकि उसे पता था कि इनसे लड़ना में समय और पैसों की बर्बादी होगी, ठीक है। और महेश ठाकुर को अकबर द्वारा, अकबर द्वारा अकबर द्वारा मिथिला, मिथिला राज्य, मिथिला राज्य पुरस्कार के रूप में दिया गया था, पुरस्कार के रूप में दिया गया था अकबर द्वारा मिथिला राज्य को। किसको? महेश ठाकुर को। और लास्ट में इसके 13वीं 14वीं सदी में ये भी इसका अंत हो जाता है, ठीक है। तो ये जो आपका था इससे पहले वाला, ये इसमें मैंने एक चीज लिखानी भूल गया। ये ये जो कर्नाट वंश था ना ये आपका तराई क्षेत्र में पड़ता था। तराई क्षेत्र समझते हो? जो पहाड़ों से की तहलटी में होता है। तो यानी आपका ये उत्तर बिहार में अगर लाइन वाइज देखो, देखा जाए पूर्णिया से चंपारण तक, ठीक है। तो ये आपका जो था कहाँ से कहाँ तक था? पूर्णिया से चंपारण तक था ये, पूर्णिया से चंपारण तक, ठीक है। मेरे हिसाब से आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। ठीक, तो ये हो गया। अब इसमें एक चेरो वंश की मैंने बात करी। तो चेरो वंश में तो बस इतना था कि चेरो वंश आपका सारण, चंपारण, पलामू शक्तिशाली राज्यों की स्थापना करी। तो लिखिएगा चेरो वंश में, चेरो वंश। तो चेरो वंश जो अस्तित्व में आया, लिखेगा पाल वंश के उपरांत अस्तित्व में आया।
ठीक है, पाल वंश के उपरांत अस्तित्व में आया था। अब ये जो चेरो राज्य था, ये वंश फैला कहाँ तक था? तो एक आपका ये शाहाबाद, शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर एवं पलामू। पलामू तो खैर अब झारखंड में पड़ता है। पलामू इस वजह से ध्यान है क्योंकि पलामू क्षेत्र में इस इस वंश का विस्तार था, का विस्तार था, इस वंश का विस्तार था इन क्षेत्रों में। और ये फिर अलग अलग 4 जिलों में ये विभाजित थे ये सारे। ठीक है, तो बस इतना ही इसके बारे में आप रखिएगा। विद्यावती जो है ना, महाराजा शिव सिंह के एक दरबारी कवि थे, विद्यापति। उन्होंने एक काव्य की रचना की थी, उस काव्य का नाम मेरे को इस समय ध्यान नहीं आ रहा है। बस ये था। बीपीएससी का बैच ही है सर ये। ठीक है, बीपीएससी का ही बैच है। चलिए, उसके बाद आपका ये मैंने लिखवाया नहीं था, लिखेगा बस अंतिम है। भोजपुर, भोजपुर के उज्जैन वंशीय शासक, भोजपुर के उज्जैन वंशीय शासक। तो भोजपुर के उज्जैन वंशीय शासक, तो 1305 में, ठीक है, सन 1305 में अलाउद्दीन खिलजी की ने जब आपका उज्जैन पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, तो भोजराज, ठीक है, तो राजा भोजराज को वहां से विस्थापित होना पड़ा, वहां से हटना पड़ा। तो राजा भोजराज ने शाहाबाद, शाहाबाद एवं पलामू में, ठीक है, पलामू में, पमालू लिख दिया मैंने, पलामू में आपका इस वंश की स्थापना करी थी, भोजपुर। ठीक है, इनका मूल निवास उज्जैन था, इसी वजह से इनको भोजपुर के उज्जैन वंशीय शासक कहा जाता है। विद्यापति जो थे वो शिव सिंह जो थे ना, कर्नाटक वैनवार वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक, उनके दरबारी कवि थे। तो अगर ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाए कि यह विद्यापति किसके दरबार में दरबारी कवि थे या राज्य कवि थे, तो वो आपके कौन थे? शिव सिंह थे। ठीक है, तो आज क्या यहीं तक है। ये पीडीएफ तो आपको क्या रिक्वायरमेंट होगी, ये तो आप लोगों ने लिख लिया होगा। और कल की कक्षा को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, जो बाद में रिकॉर्डेड देखें वो भी, क्योंकि अभी तक जितना भी आपको कराया उसकी मैं आपको कल प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, अब आप में से किसी को कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकता है। ये तो क्वेश्चन बहुत आते रहते हैं, पढ़ाई से भी रिलेटेड आता रहता है, पढ़ाई से अलग हटके भी आता रहता है, लेकिन हमें अपना फोकस रखना पड़ता है। ओके, और किसी को कोई समस्या देखिए करंट अफेयर्स का,
आप में से जो रेगुलर स्टूडेंट क्लास ले रहे हो, कभी कभी जो आते होंगे उनको जानकारी नहीं होती होगी, लेकिन जो रेगुलर क्लास लेते हैं तो हर फ्राइडे को हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। अभी तक मैंने 2 बार आपको बिहार करंट अफेयर्स कराया है और 1 बार आपको नेशनल करंट अफेयर्स कराया है। ओके, पीडीएफ कर दूं? चलो एक सेकेंड। 4 8 स्लाइड्स आड़ी हुई क्वेश्चन है इसमें तो। और बाकी आपकी क्लासेस कैसी चल रही हैं? बढ़िया चल रही हैं आपकी? क्लास एक नहीं आ रही ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन देखिए आप इसमें से ना, एक तो मेरे को ना मेरे साथ अन्याय किया गया कि ना इसमें ना बीच में से ना बैच जोड़ दिया गया। सही बताऊं, उसकी जानकारी मेरे को बिल्कुल भी नहीं है, तो शायद उन बच्चों को दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि मैं तो शुरू से एक स्पीड में ही पढ़ाया जा रहा हूँ। हम्म। बाकी एक बार तारीख मेरे को बता दीजिए तो मैं उस क्लास को देख लूंगा। चौथे वंश का नाम लिखवा तो दिया। मिथिला का कर्नाट वंश, फिर वैनवार वंश जिसको दरभंगा वंश के नाम से भी जाना जाता है, फिर चेरो वंश। चेरो वंश के बाद भोजपुर के उज्जैनी शासक थे, भोजपुर वंश के नाम से ही जाना, भोजपुर के उज्जैन वंशीय शासक। यस प्रियंका मैम, आप कुछ पूछ रहे हो? आपका बस क्वेश्चन मार्क ही दिखा देगा। नए बैच में पीछे का क्लास नहीं मिल रहा? एक बार सर मैं चेक जरूर करवा लूंगा। वो रिकॉर्डेड मिलने चाहिए आपको, मैं चेक करवा सकता हूँ। देखिए 5 जुलाई से आपका बैच शुरू हुआ, उससे पहले की क्लासेस नहीं आ रही है। अब मैं आपका पॉइंट समझ गया, क्योंकि मैं इस बैच में क्लास ले रहा हूँ मेरे ख्याल से 20 जून से। ठीक है। अब आपकी मैं पाटलिपुत्र का संस्थापक प्रियंका मैम, पाटलिपुत्र जो था ना उसका संस्थापक, देखो यही बच्चे बताएंगे। पाटलिपुत्र के संस्थापक का नाम बताओ जल्दी से सभी लोग। सोन नदी और गंगा नदी के मुहाने में। हाँ। हाँ 20 जून से क्लास, तो 20 जून से 15 दिन की इनकी क्लास नहीं है। ये मैं आज जरा जो है पीछे बैकहैंड उनको उसके बारे में जानकारी है। उदाईन देखो आ गया। और फिर ये पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना किसने करा था? पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना किसने करा था? पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना किसने करा था? मैं बहुत स्लो बोलता हूँ। ऐसा तो नहीं है। हाँ ये करा दिया मैम मैंने, प्रियंका मैम। एक्चुअली आप पता है जो बच्चे कहते हैं ना सर समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ा रहे हो, तो वो उसका रीजन यही है क्योंकि आपके पुरानी क्लासेस छुट्टी हुई है। खैर उसको मैं प्रॉब्लम को सॉल्व कराऊंगा, नहीं होगा तो दोबारा से आपको करा दूंगा। ठीक है, दोबारा से करा दूंगा, उसकी कोई लोड नहीं है। लेकिन कल की क्लास हम प्रैक्टिस करेंगे, और जो सबसे ज्यादा 70 से 80% जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, 70 से 80%, 80% तक जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बीपीएससी में हिस्ट्री से, वो आधुनिक भारत से पूछता है। तो अगर आपका अब आपने किसी की आज पहली क्लास है तो अब तक आपका जो नुकसान हुआ है वो मात्र 10% ही हुआ है। हाँ। ओके। ये मेडिवल हिस्ट्री में, एशियंट हिस्ट्री तो मैंने आपको करा दिया। ठीक है। तो उसके बारे में मैं जरा आज पता करता हूँ, क्योंकि ये क्या कहते हैं मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।